नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस में। आज का जो सेशन हम लोग का हो रहा है वह आप लोग का लाइव सेशन में आज हम लोग क्या करने वाले हैं कि कंप्यूटर स्पेशल वाले जो हम लोग की क्लास है जिसमें कि कंप्यूटर स्पेशल किस में आता है आपका, तो यह आपके जीके में आता है। जैसे आपको पता है कि हम लोग जो यहाँ पर जीके के सेक्शन पढ़ते हैं, जीके में आपका कंप्यूटर से 3 से 4 प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग उसी पर यहाँ पर डिस्कशन करेंगे और कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उम्मीद करते हैं सभी लोग आ चुके होंगे और सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे दिया हुआ है कि एडवैक की फुल फॉर्म क्या होती है, यानी कि EDVAC की फुल फॉर्म क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए दिया है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, या फिर आपका ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, या फिर ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रॉनिक डाटा वेरिएबल ऑटोमेटिक, या फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक डाटा वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यह आपका एडवैक का फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दिया हुआ है कि पहला कमर्शियल कंप्यूटर कौन सा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए दिया है फेरेंटी मार्क 1, ऑप्शन नंबर 2 दिया हुआ है बी यानी कि एनालिटिकल इंजन, या फिर ऑप्शन नंबर सी डिफरेंस इंजन, या ऑप्शन नंबर डी कोलोस। तो यहाँ पे कौन सा आंसर यहाँ पे सही होगा, तो ऑप्शन नंबर हम ए को बिल्कुल ही साफ तौर पर बोल सकते हैं कि फेरेंटिक 1 जो है हमारा पहला कमर्शियल कंप्यूटर ग्रुप हम इसको जानते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। दिया हुआ यहाँ पर कि आपका कि यूनिवैक की फुल फॉर्म क्या होती है। यूनिवैक की फुल फॉर्म क्या होती है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए दिया है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ऑप्शन नंबर बी दिया है यूनिवर्सल नेटिव इनपुट ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर, या ऑप्शन नंबर सी यूनिवर्सल नेटिव इनपुट ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ऑप्शन नंबर डी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यह आपका सही आंसर है। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ हम लोग। दिया हुआ है यहाँ पर प्रश्न नंबर 4, ENIAC की फुल फॉर्म क्या होती है। ENIAC की यहाँ पर पूछा हुआ है कि फुल फॉर्म क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए दिया इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, या फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर ऑटोमेटिक कंप्यूटर, या फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। यह आपका सही आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 पे, और सभी लोग एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा और उसको शेयर जरूर करिएगा अपने सभी मित्रों में जो भी आपके यूपी बीएड की तैयारी कर रहे हैं। दिया हुआ है कि तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का यूज किया गया था। ऑप्शन नंबर ए दिया है ट्रांजिस्टर्स, ऑप्शन नंबर बी इंटीग्रेटेड सर्किट, ऑप्शन नंबर सी वैक्यूम ट्यूब, ऑप्शन नंबर डी VLSI। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो 5 दिया हुआ है इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझिए, और क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए होने वाला है। ठीक है, जैसे आपको पता है कि 6 जुलाई को आप लोग का एग्जामिनेशन है, तो इस दिन आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो जाना है, जिसमें कंप्यूटर आपका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। तो अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा, तो बी आपका सही होगा, इंटीग्रेटेड सर्किट आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दिया हुआ यहाँ पे कि चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का यूज किया गया था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 दिया हुआ है कि चौथी पीढ़ी यानी कि 4th जनरेशन में किस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का यानी कि आईसी का यहाँ पे यूज किया गया था। ट्रांजिस्टर का, इंटीग्रेटेड सर्किट का, वैक्यूम ट्यूब का, या फिर आपका VLSI का। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर आपका VLSI का यहाँ पर यूज किया गया था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने दिया हुआ है कि 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में किस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का यूज किया गया था। ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, वैक्यूम ट्यूब, या फिर VLSI माइक्रो प्रोसेसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होगा आपका VLSI आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने दिया हुआ है VLSI की फुल फॉर्म क्या होती है। VLSI की फुल फॉर्म क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है वेरी लार्ज स्टोरेज इंटीग्रेशन, ऑप्शन नंबर बी वेरी लार्ज स्टोरेज इंटीग्रेशन, ऑप्शन नंबर सी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ऑप्शन नंबर डी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड VLSI की फुल फॉर्म है।
क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दिया हुआ है यहाँ पर, और आपके इन सभी क्वेश्चन को हल करने के लिए 5 सेकंड का समय है, तो इन 5 सेकंड में सभी लोग अपने कमेंट को करते रहिए। दिया हुआ है कि यूएलएसआई की फुल फॉर्म क्या होती है। ऑप्शन नंबर दिया है अल्ट्रा लार्ज स्टोरेज इंटीग्रेशन, ऑप्शन नंबर बी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ऑप्शन नंबर सी अल्ट्रा लार्ज स्टोरेज इंटीग्रेटर, ऑप्शन नंबर डी अल्ट्रा लार्ज स्केल हीट स्टोन। तो क्वेश्चन नंबर 9 पर हमारा जो सही आंसर होगा वह आपका बी होगा, यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन या यूएलएसआई की फुल फॉर्म होती है। अगले प्रश्न में आते हैं, दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा कंप्यूटर का प्रथम श्रेणी से है। इनमें कौन सा जो आपका कंप्यूटर का प्रकार है वह फर्स्ट जनरेशन से आपका बिलोंग करता है, एनियक, एडसैक, एडवैक या फिर उपरोक्त में से सभी। तो हम यहाँ पे बता सकते हैं एनियक, एडसैक और एडवैक, ये तीनों के तीनों ही आपके क्या हैं, यह हमारे फर्स्ट जनरेशन से आपके रिलेटेड हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी को क्या करेंगे, सही करेंगे। चलिए अब आते हैं आपके अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है कि तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था। जैसे आपको पता है कि हमारे जो कंप्यूटर है उसे 5 पीढ़ियों में डिवाइड किया गया है, जिनमें आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां है, तो उन्हीं पीढ़ियों से संबंधित हैं। और ये सभी के सभी जो लोग ट्रिपल सी क्वालिफाई किए होंगे या फिर ट्रिपल सी की पढ़ाई किए होंगे, उनको यह क्वेश्चन बहुत ही भली भांति आता होगा। 11 पे हम लोग देखते हैं कि तीसरी पीढ़ी कंप्यूटर में किस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है, फोर्ट्रेन का, कोबोल का, पास्कल का या फिर ऑल ऑफ दीज। तो 11th का सही आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तीसरी पीढ़ी में हम लोग फोर्ट्रेन का भी यूज देखें, कोबोल का भी देखें और पास्कल का भी यूज देखे हुए हैं। अब अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने दिया हुआ है, इनमें से कौन सी तीसरी पीढ़ी की कंप्यूटर है। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर कौन सा है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है ICL 2903 या फिर ICL 1900 या फिर आपका VMAX 1800 या फिर उपरोक्त में से सभी। तो अगर हम प्रश्न नंबर 12 पर देखें तो आपका तीसरी पीढ़ी में सभी के सभी जो आपके हैं वह आपके किसमें, वह तीसरी पीढ़ी में आपके यूज किए गए कंप्यूटर के प्रकार हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने दिया हुआ है कि दुनिया का पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा है। दुनिया का पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा है। जैसे आपको पता है कि मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये सभी के सभी क्या है, कंप्यूटर का प्रकार है। उसी प्रकार से अन्य भी प्रकार आपके हैं, काइंड मतलब आपके टाइप्स भी हैं, वर्गीकरण भी किया गया है। तो ये सभी के सभी जो है ना अलग अलग चीजें हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे जानते हैं कि माइक्रो कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है, यानी कि पहला जो माइक्रो कंप्यूटर आया था उसका नाम क्या है, अल्टर 8800, HP, एनियक या फिर यूनियक। ठीक है, तो HP से सभी लोग यहाँ पे भली भांति परिचित होंगे, लेकिन यहाँ पे जो 13 का आंसर है वह HP नहीं बल्कि आपका अल्टीयर 8800 जो है वह आपका दुनिया का पहला माइक्रो कंप्यूटर है। अब अगला प्रश्न आपके स्क्रीन सामने दिया हुआ है कि क्रे 1 सुपर कंप्यूटर किस वर्ष बनाया गया था। क्रे 1 सुपर कंप्यूटर किस वर्ष बनाया गया था यह बताना है। सुपर कंप्यूटर पहले आपको बताते हैं कि सुपर कंप्यूटर उस कंप्यूटर कहते हैं जो कि कुछ ही सेकेंडों में हजारों कार्य एक साथ कर सकता है और प्रोसेसिंग वो भी बहुत फास्ट होती है, और यह वर्तमान समय में खास करके AI में यूज किया जाता है। ठीक है, जो आर्टिफिशियल होता है उसमें आपका सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है कि 1975 और 1976, 1999, 1980। तो 14 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपका 1976 आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न में आते हैं, दिया हुआ है यहाँ पर कि चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में स्विचिंग डिवाइस के रूप में किसका प्रयोग किया गया था। प्रश्न नंबर 15 दिया है, चौथी पीढ़ी यानी फोर्थ जनरेशन में स्विचिंग डिवाइस के रूप में किसका प्रयोग किया गया था। वैक्यूम ट्यूब का, ट्रांजिस्टर का, माइक्रो प्रोसेसर का या फिर असेंबली बोर्ड का। तो 15 का सी आंसर सही होगा, माइक्रो प्रोसेसर का यहाँ पर यूज स्विचिंग डिवाइस के रूप में किया गया था। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और प्रश्न नंबर यहाँ पे 16 दिया हुआ है कि द सॉफ्टवेयर राइडर इज अ साइंस फिक्शन। यह एक नॉवेल है और यह बताना है कि यह नॉवेल 1975 में किसके द्वारा लिखा गया था। ठीक है, फिर से दोहराता हूं कि द शॉकवेव राइडर इज अ साइंस फिक्शन, यानी कि यह जो नॉवेल आपका है यह 1975 में किसके द्वारा लिखित किया गया है। जॉन ब्रनर के द्वारा, चार्ल्स बेबेज के द्वारा, टाइमबर्न ली के द्वारा या फिर आपका लेडी डॉल्वोलिक्स के द्वारा। तो अगर हम 16 का बात करें तो 16 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जॉन बर्नर यहाँ पे इसके लेखक भी हैं और कह सकते हैं कि रचयिता भी हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 17 पे, दिया है 1930 में पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर किसने बनाया था। ध्यान दीजिएगा, 1930 में पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर किसने बनाया था। जैसे आप वर्तमान समय में आप लोग देख रहे होंगे डिजिटल वॉच आप लोग के सामने होंगे, ठीक है, लेकिन डिजिटल वॉच आप लोग पहन सकते हैं घर पे, किसी एग्जामिनेशन हॉल में जाकर के नहीं पहन सकते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बारे में बताया गया है, तो वह कौन सा है आपका, जॉन विंसेंट एटानसो,
या फिर आपका चार्ल्स बेबेज या फिर एलन टर्निंग या फिर आपका लेडी आडा एगोस्टा। तो प्रश्न नंबर 17 का जो सही आंसर होगा वह ए होगा, यानी कि जॉन विंस्टेंट एटानासोप, यह आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न में आते हैं। प्रश्न नंबर 18 दिया हुआ है कि 1937 में मार्क 1 कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया था। प्रश्न नंबर 18 दिया हुआ है, 1937 में मार्क 1 कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया था। जॉन विंस्टेंट एटानासोप के द्वारा, हार्वर्ड एच आइकन के द्वारा, या फिर एलन टर्निंग के द्वारा, या फिर लेडी आडा अगोस्टा के द्वारा। तो यहाँ पे सही आंसर होगा आपका 18 का बी, यानी हार्वर्ड एच आइकन के द्वारा मार्क 1 कंप्यूटर का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर यहाँ पे दिया है 19। फोर्टेन लैंग्वेज को आईबीएम कंपनी ने किस वर्ष बनाया या फिर खोजा था। फोर्टेन लैंग्वेज को आईबीएम कंपनी ने किस वर्ष बनाया या फिर खोजा था। 1995, 1984, 1972 या फिर 1957 को। तो 19 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी 1972 में सबसे पहले फोर्टेन लैंग्वेज को आईबीएम कंपनी ने यहां पर खोजा था या फिर बनाया था। आईबीएम का मतलब होता है कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये आपका फुल फॉर्म होता है इसका। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 20 दिया हुआ है कि प्रोलॉग लैंग्वेज किस वर्ष बनाया गया था। फिर से सुनिएगा, प्रोलॉग लैंग्वेज किस वर्ष बनाया गया था। 1995, 1984, 1972 या फिर 1957। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं यहाँ पर आप लोगों को सभी जो यहाँ पे क्वेश्चन कराया गया है 20 क्वेश्चन, इसमें से कम आपके 15 क्वेश्चन सही होंगे। तो सभी लोग अपने जो भी यहाँ पर क्वेश्चन सही किए हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और उसके बाद आप लोग खुद को तय कीजिएगा कि आप लोग अभी तक तैयारी करके पाए हैं या फिर नहीं कर पाए हैं। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग चाहेंगे तो एक सेशन में और यहाँ पे आप लोग को कंप्यूटर प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप लोग का जो रिवीजन है वह और भी अच्छे तरीके से हो सके। ठीक है, तो चलिए यहीं पे अपने वाणी को विराम देते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।